स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ पॉइंट चार्ज। तो क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है, लेकिन वो सरफेस के अंदर मौजूद है, इनक्लोज्ड है। लेकिन वो सरफेस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है स्फेयर। वो सरफेस भी क्या है? स्फेयर है। स्फेयर मतलब बिल्कुल फुटबॉल की तरह थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आप इस तरह समझ लें कि फुटबॉल है और उसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है। तो ये जो चार्ज पड़ा हुआ है, ये लाजिम बात है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इमिट करेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइनें बाहर की तरफ जाती है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो सरफेस में से पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये चार्ज पड़ा हुआ है और उस स्फेयर का रेडियस कितना है? आर है, और ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है। तो यहाँ पे लाइनें इस तरह पास हो रही है, इस पूरे स्फेयर में से लाइनें पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास हो रही है। तो हम लोगों ने फ्लक्स मालूम करना है इसके सरफेस में से। तो अब इसको किस तरह करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, सही। अब याद रख लें कि यहाँ पे एक मसला आ रहा है कि जो सरफेस है फुटबॉल का, ये जो स्फेयर का फ्लैट नहीं है, सीधा नहीं है। और ये क्वेश्चन सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए है। मतलब इस तरह का सरफेस हो के फ्लैट सरफेस हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, और फ्लैट सरफेस हो। तो हम लोग इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास ये सरफेस फ्लैट नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो सरफेस है इसको हम लोगों ने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है। जैसे इस नीचे वाले डायग्राम को देख ले, छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि फुटबॉल एक पीस नहीं होता, कि फुटबॉल को गौर से देख ले तो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। और जो छोटा टुकड़ा है वो एक पैच है इसका। लेकिन इसको हम लोगों ने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है कि हर पैच तकरीबन फ्लैट है। तो जब हर पैच फ्लैट है तो हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ट्रिक के लिए हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि जो सरफेस है स्फेयर का, वो छोटे छोटे पैचेस पे मुश्तमिल है। छोटे छोटे पैचेस में हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है। अभी क्या करेंगे? हर पैच बहुत छोटा है, तकरीबन वो फ्लैट होगा। तो जब फ्लैट होगा तो हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? हर पैच में जो है अलग अलग फ्लक्स मालूम करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? तमाम फ्लक्स को जमा कर लेंगे। तो आ जाते हैं अभी यहाँ पर। तो देखें, टोटल जो एरिया है स्फेयर का, वो तो ए है। टोटल एरिया एक स्फेयर का ए है। लेकिन ये जो स्मॉल पैचेस है, जैसे फर्स्ट करिए पैच है, इसका एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा उसको मैं कहूँगा फर्स्ट करें डेल्टा E1। इस दूसरे वाले के एरिया को मैं कहूँगा डेल्टा E2। इस तीसरे वाले को मैं कहूँगा डेल्टा E3। और फर्स्ट करें चलते 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 आखिरी पैच आ गया, तो इसके एरिया को मैं क्या कहूँगा? डेल्टा AN। डेल्टा AN स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। और अभी देख लिया, हर पैच ये पैच है, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा। तो इस पैच के लिए अगर मैं एरिया वेक्टर लिखूंगा तो वो इस तरफ होगा। इस पैच के लिए एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा। इस वाले के लिए इस तरफ होगा। इस वाले के लिए इस तरफ होगा। इस वाले के लिए इस तरफ होगा, और इस वाले के लिए इस तरफ होगा। तो तमाम पैचेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो आउटवर्ड है। और दूसरी बात ये याद रख ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह जो है आउटवर्ड है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हर जगह क्या है? आउटवर्ड है। ये बात क्लियर हो गई। तो अभी आ जाते हैं कि पहले पैच में एरिया मालूम करते हैं। तो जो फ्लक्स होगा उसको मैं कहूंगा डेल्टा φ1, या सॉरी φ1 के लेता हूँ, सिंपल φ1 के लेता हूँ। तो इसको मैं क्या कहूंगा? E1 डॉट डेल्टा A1। डेल्टा A1। तो देखिए, ये फ्लक्स है पहले वाले पैच में। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है? यहाँ पे फील्ड जो है वो होगा E1। फील्ड होगा E1। फील्ड होगा E1। और एरिया वेक्टर कितना है? डेल्टा A1। तो ये फ्लक्स आ जाएंगे टोटल छोटे से पैच में से, इस पैच में से। तो अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो आ जाते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ कि φ1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1, और इसके साथ आ जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री।
ये cos 0 डिग्री मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि हर पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल जीरो बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड है हर जगह पे, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, तो ये एंगल हर पैच के लिए क्या होगा? जीरो जीरो होगा। अब देख ले, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है। तो ये फ्लक्स आ गए पहले पैच में। तो अगर मैं दूसरे पैच में मालूम करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा? पाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? E2 डेल्टा E2, और ये जगह कॉज, सॉरी ऊपर वाले को मैंने हल नहीं किया, पहले इसको हल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पाई 1 कितना आ जाएगा? पाई 1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1, बस cos 0 1 हो जाएगा। अभी दूसरे पैच पे फ्लक्स मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा पाई 2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2, और ये आ जाएगा cos 0 डिग्री। लेकिन cos 0 डिग्री फिर 1 है, तो ये आ जाएगा पाई 2 इज इक्वल टू E2 डेल्टा A2। तो दो फ्लक्स हमारे पास आ गए। पहले पैच में फ्लक्स ये है और दूसरे पैच में फ्लक्स ये है। अब यार जैसे तीसरे पैच में फ्लक्स मालूम करते हैं तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आएगा पाई 3 इज इक्वल टू E3 डेल्टा E3, और इसके साथ आ जाएगा cos 0 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे देख लिया हर पैच और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पे लोकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनके दरमियान एंगल जीरो बन रहा है। तो इसका मतलब है पाई 3 क्या हो जाएगा? E3, और ये आ जाएगा डेल्टा E3। तो ये तीसरे पैच में फ्लक्स आ गया। अभी देखिए, अगर इसको मैंने 1000 पैचेस में डिवाइड किया है स्फेयर को, तो हर उसमें फ्लक्स मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पैटर्न पता चल गया। यहाँ पे पाई 1 E1 डेल्टा A1, पाई 2 E2 डेल्टा E2। तो इस तरह अगर मैं पाई 3 मैंने मालूम कर लिया तो क्या आ गया? पाई 3 इज इक्वल टू E3 डेल्टा E3। तो चलते 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 हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने आखिरी पैच में मालूम करना है तो मैं इसको लिखूंगा पाई n इज इक्वल टू En डेल्टा An डेल्टा An। तो ये आखिरी पैच में फ्लक्स आ गए। अब चूंकि मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए पूरे स्फेयर में से, तो टोटल फ्लक्स को मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाई n प्लस पाई n। अभी मैं ये वैल्यूज दर्ज कर लेता हूँ। तो वैल्यूज दर्ज करूंगा तो पाई इज इक्वल टू आ जाएगा E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डॉट, आखिर में क्या हो जाएगा? En और डेल्टा An डेल्टा An। तो ये टोटल फ्लक्स आ गए। अभी एक बात याद रख ले कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि E इज इक्वल टू KQ/R²। KQ/R²। अभी याद रख ले कि हर पैच जो है सेंटर से एक ही जैसे डिस्टेंस पर है। ये तमाम पैचेज है, ये सेंटर से एक ही डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब R सेम है, Q सेम है। तो तमाम पैचेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि E1 बराबर है E2 बराबर है E3 बराबर है, चलते 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 मैं लिख सकता हूँ En। और चूंकि सारे बराबर है तो इसको मैं सिंपल नाम दे दूंगा E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड जो है वो हर पैच पे सेम है, तो उसको मैंने E नाम दे दिया। तो अभी देखिए E फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 प्लस चलते 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 ये हो जाएगा E डेल्टा An। अब इन सब में से E कॉमन है तो E को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू, तो मेरे पास आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू E कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा A1
प्लस डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3 प्लस डॉट 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 डेल्टा EN, डेल्टा EN ये आ जाएगा। लेकिन याद रख लिए, अगर मैं तमाम पैचेस का एरिया जमा कर दूं, इस पैच का एरिया, इस पैच का एरिया, इस पैच का एरिया, इस पैच का एरिया, तमाम का एरिया जमा कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्फीयर। तो देखिए डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3 चलते चलते डेल्टा EN तक, ये क्या है, एरिया ऑफ द स्फीयर है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय ए जो है एरिया ऑफ स्फीयर है, एरिया ऑफ स्फीयर है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो 4πr² होता है। किसी भी स्फीयर का एरिया हम लोग किस तरह मालूम करते हैं, 4πr² के फार्मूले से। तो अगर मैं दोनों दोनों वैल्यू दर्ज कर लूँ और के की जगह ये लिख लूँ 4πε0 एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन नॉट कर लेता हूँ फिलहाल, एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय r² मल्टीप्लाई बाय 4πr², 4πr²। तो देखिए आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4π से कैंसिल हो जाएगा, तो फ्लक्स किसके बराबर आ जाएंगे, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स किसके बराबर आ जाएंगे भाई, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट क्या कहता है कि फ्लक्स जो है वो स्फीयर के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। आप छोटा स्फीयर ले लो चाहे बड़ा स्फीयर ले लो, फ्लक्स सेम आएंगे, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में कोई आर नहीं है। अगर आर होता तो हम लोग कहते हैं कि फ्लक्स सेम आएंगे। सिर्फ क्यू पे डिपेंड करता है, कितना चार्ज इनक्लोज है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूँ। ये चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, अगर इसके अराउंड में छोटा स्फीयर ले लूँ या इसके अराउंड बड़ा स्फीयर ले लूँ, तो इन दोनों में आप देखेंगे फ्लक्स सेम आएंगे। इसकी लॉजिक बताता हूँ क्यों सेम आएंगे फ्लक्स, क्योंकि जो लाइनें इसमें पास होंगी वो दूसरे में पास होंगे। जो लाइन छोटे वाले स्फीयर में पास हो रही है वो दूसरे वाले स्फीयर में भी, बड़े वाले स्फीयर में भी पास हो रही है। तो इसका मतलब फ्लक्स जो है वो आर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए याद रखिए इस फॉर्मूले में कोई आर नहीं है। और एक छोटी सी लॉजिकल बात यह है कि अगर क्यू जीरो हो जाए, क्यू जीरो हो जाए तो फ्लक्स जीरो होंगे। और ये भी बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि अगर स्फीयर के अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो फ्लक्स किस तरह आउट होंगे, कोई लाइनें बाहर की तरफ नहीं जाएंगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। अब इस टॉपिक को, ये टॉपिक आगे जाकर जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि गाज लॉ में वो गाज गाजिस लॉ में बहुत वो देगा, सपोर्ट देगा।